हेलो दोस्तों एचपी पटवारी एग्ज़ाम के लिए मैथ्स के क्वेश्चंस हम लगातार आपके साथ डिस्कस कर रहे हैं। इससे पहले हम 5 पार्ट्स कर चुके हैं। आज पार्ट नंबर 6 करेंगे और कुछ और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस आपके साथ डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। इसमें बोला एक व्यक्ति ने एक निश्चित दूरी किसी चाल से तय की। बोलता है यदि वह चाल में 6 किलोमीटर प्रति घंटा की तेज़ी लाता है तो उसे 30 मिनट कम समय लगता है, और यदि वह चाल को 4 किलोमीटर प्रति घंटा धीमा करता है तो उसे 30 मिनट अधिक समय लगता है। तो उसकी वास्तविक चाल आपको यहाँ पे बतानी है। तो देखो इस तरह का क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। लगभग हर एग्ज़ाम में इस तरह का क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएगा। इस क्वेश्चन को ऐसे क्वेश्चन को करना कैसे है आपको, देखो डिस्टेंस का फॉर्मूला आता है स्पीड इंटू टाइम। यहाँ पे स्पीड कैसे फाइंड आउट करनी है हमें, एक्स जो कि हमारी वास्तविक चाल है, ओरिजिनल स्पीड इसको बोल सकते हैं हम, इनटू बाई। बाई क्या होगी, स्पीड को इंक्रीज़ या डिक्रीज़ करने के बाद जो नई स्पीड होगी ना उसको बाई बोलेंगे। अपॉन में आ जाएगा एक्स माइनस वाई। तो दोनों स्पीड्स के बीच में जो डिफरेंस आएगा वो आएगा एक्स माइनस वाई। अब ये एक्स माइनस वाई जो है हमेशा क्या रहेगा, पॉजिटिव रहेगा, क्योंकि ये डिफरेंस है स्पीड्स के बीच में। इनटू आ जाएगा डेल्टा टी। अब डेल्टा टी क्या है, टाइम में जो चेंज है वो है यहाँ पे आपका क्या, डेल्टा टी। तो देखो फर्स्ट केस में क्या बोला उसने, तो पहले चाल कितनी थी, एक्स थी, और 6 किलोमीटर प्रति घंटा की उसने तेज़ी लाई। तो अब चाल कितनी होगी उसकी नई, एक्स प्लस 6। तो बाई की जगह कितना आ जाएगा, एक्स प्लस 6, क्योंकि मैंने बताया आपको बाई क्या है, नई जो चाल है वो है, अपॉन। अब दोनों स्पीड्स के बीच में डिफरेंस कितने का है, एक्स प्लस 6 और एक्स के बीच में कितने का डिफरेंस है, 6 का डिफरेंस है, तो 6 यहाँ पे आ जाएगा। इनटू आ जाएगा टाइम में जो चेंज आ रहा है, तो कितना चेंज आ रहा है टाइम में, 30 मिनट का, क्योंकि 30 मिनट कम लग रही हैं तो वो चेंज ही है टाइम में। ठीक है, तो 30 अपॉन 60, टाइम आपको आवर्स में लेना है यहाँ पे, इसलिए डिनोमिनेटर में मैंने 60 लगा दिया। और सेकंड केस में क्या बोला है, यदि वे चाल को 4 किलोमीटर प्रति घंटा धीमा करता है। तो पहले चाल कितनी थी, एक्स थी, अब 4 किलोमीटर प्रति घंटा उसने क्या कर दी, कम कर दी, तो नई चाल आ गई एक्स माइनस 4। अब एक्स और एक्स माइनस 4 के बीच में कितने का डिफरेंस है, 4 का डिफरेंस है, इनटू टाइम में क्या चेंज आ रहा है, 30 मिनट। अब ज़्यादा टाइम लग रहा है तो मिनट्स को आपको यहाँ भी आवर्स में चेंज कर लेना है, 30 अपॉन 60 आ जाएगा। अब ये भी डिस्टेंस है और ये भी डिस्टेंस है, तो डिस्टेंस तो सेम ही है ना, क्वेश्चन में बोला हुआ है निश्चित दूरी, मतलब डिस्टेंस सेम है, तो ये दोनों टर्म्स क्या हो जाएंगी, आपस में इक्वल हो जाएंगी। बस इनको सोल्व कर लो आप, तो आपके पास जो वास्तविक चाल है यानी एक्स की वैल्यू जो है वो निकल के आ जाएगी। देखो 30 अपॉन 60 लेफ्ट साइड से राइट साइड से कैंसिल हो जाएगा, एक्स लेफ्ट साइड का राइट साइड का कैंसिल हो जाएगा, 2 से ये 6 कैंसिल होगा, यहाँ 3 आ जाएगा और यहाँ पे 2 आ जाएगा। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा एक्स प्लस 6 के साथ, तो कितना आ जाएगा, 2x प्लस 12। ये तो बन जाएगी आपकी लेफ्ट हैंड साइड। राइट हैंड साइड क्या बन जाएगी, 3 को मल्टीप्लाई कर लो x माइनस 4 के साथ, तो कितना आ जाएगा, 3x माइनस 12 आ जाएगा। ठीक है, बस अब x वाली टर्म्स एक तरफ कर लो, तो 2x माइनस 3x आ जाएगा, और राइट साइड में आपका माइनस का 12 बचेगा, और लेफ्ट साइड का प्लस का 12 राइट साइड में आएगा, तो ये माइनस का 12 हो जाएगा, यहाँ माइनस x आएगा और यहाँ माइनस का 24। ये माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 24। तो ये आपकी वास्तविक चाल आ जाएगी, ऑप्शन सी जो है वो सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में बोला है एक गाय 20.5 मीटर भुजा वाले एक वर्गाकार घास के मैदान के कोने में खूंटी से बंधी है। रस्सी की लंबाई 10.5 मीटर है। घास के मैदान के उस भाग का क्षेत्रफल कितना होगा जिसमें गाय घास नहीं चर सकती। तो इसके लिए हम ड्राइंग बना लेते हैं सबसे पहले, क्योंकि ड्राइंग से आपको ईजिली अंडरस्टैंड हो जाएगा। तो ये वर्गाकार घास का मैदान हो गया, और इसकी भुजा की लंबाई जो दे रखी है आपको वो 20.5 मीटर दे रखी है। ठीक है, अब इस घास के मैदान के एक कोने पर खूंटी गड़ी हुई है जिससे एक गाय बांधी हुई है। गाय जिस रस्सी से बांधी है उस रस्सी की लंबाई कितनी है, 10.5 मीटर। तो इसका मतलब गाय जो है वो
10.5 मीटर से आगे तो जा नहीं सकती, ठीक है ना। इस साइड की अगर बात करें तो 10.5 मीटर तक ही जा सकती है वो, और इस साइड की बात करें तो यहाँ भी वो 10.5 मीटर ही जा सकती है, क्योंकि रस्सी की लंबाई ही 10.5 मीटर है, तो इससे आगे तो वो जा नहीं सकती। इस तरह से गाय के लिए जो चरने वाला पोर्शन होगा वो कुछ ऐसा होगा, और ये जो पोर्शन है इस पोर्शन को क्या बोलते हैं हम, सेक्टर। तो अगर पूरे वर्ग के एरिया में से इस सेक्टर का एरिया अगर माइनस कर दोगे आप, तो आपके पास वो पोर्शन मिल जाएगा जिसमें गाय घास नहीं चर सकती, उसका एरिया आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो वर्ग का एरिया तो हमें पता है भुजा गुना भुजा होता है, सेक्टर का एरिया क्या होता है, तो एरिया ऑफ सेक्टर होता है हमारा थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वेयर। अब यहाँ पे थीटा क्या है, तो थीटा यहाँ पे एंगल ऑफ सेक्टर है, ये वाला एंगल है, और वर्ग के लिए ये एंगल कितना होता है 90 डिग्री, तो एंगल ऑफ सेक्टर 90 डिग्री आ गया। आर क्या है, रेडियस ऑफ सेक्टर, तो सेक्टर का रेडियस वही होगा जो रस्से की लंबाई है 10.5। तो बस पूरे वर्ग का एरिया कितना आ जाएगा 20.5 इंटू 20.5, और इसमें से माइनस कर दोगे आप क्या, एरिया ऑफ सेक्टर। तो एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला बताया आपको मैंने, थीटा की जगह 90 आ जाएगा अपॉन 360 इंटू पाई की वैल्यू 22/7 आर स्क्वेयर। आर जो रस्से की लंबाई होगी, जो रेडियस ऑफ सेक्टर होगा वो आ जाएगा यहाँ आपका, ठीक है। इसको सोल्व कर लो। देखो 20.5 को 20.5 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा, तो 20 से 20 को मल्टीप्लाई करोगे तो 400 में 20 ऐड कर लो तो 420 आ जाएगा, 0.55 द 25, तो 420.25 आ जाएगा, माइनस 90 से ये 360 कटेगा, यहाँ पे 4 आ जाएगा, 2 से ये 4 कटेगा और यहाँ पे 22 कटेगा, इसके अलावा तो और कुछ कटेगा नहीं, ठीक है। तो डिनोमिनेटर कितना बन जाएगा 7 टू द 14। 10.5 को 10.5 से मल्टीप्लाई करोगे तो 110.25 आ जाएगा, और उसको जब आप 11 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा आपका 1212.75, ठीक है। तो ये फर्दर कितना आ जाएगा 420.25 माइनस 14 से डिवाइड करो, देखो कितना आएगा 14 8 का कितना हो गया आपका 112 हो गया, तो 9 बचा 92 बना, 14 6 का कितना हो गया 84 हो गया, 8 बचा डेसिमल लग गया 87 बचा, तो 14 6 द 84, 3 बचा 35 हो गया, 14 2 द 28, 7 बचा 7 का 70 बनेगा, 14 5 द 70, तो 86.625 आ जाएगा, और 420.25 में से आप 86.625 माइनस करोगे तो ये आएगा आपका 333.625, ठीक है। तो ये वो पोर्शन आ जाएगा जिसमें गाय घास नहीं चर सकती, तो ऑप्शन ए जो है वो सही हो जाएगा। इस क्वेश्चन में बोला है अनीता एक वस्तु पर उसके लागत मूल्य से 210 रुपये अधिक मूल्य अंकित करती है, जब वह इसे इसके अंकित मूल्य पर 20% की छूट देकर बेचती है तो उसे 10% की हानि होती है। तो वस्तु का विक्रय मूल्य आपको बताना है, सेलिंग प्राइस जो है आर्टिकल का वो आपको यहाँ पे बताना है। तो देखो मार्क प्राइस पहले तो हमें पता नहीं है, इसलिए मार्क प्राइस हम क्या ले लेते हैं 100 ले लिया हमने। अब मार्क प्राइस पे वो कितने की छूट दे रही है 20% की छूट दे रही है, तो 100 पे 20% की अगर छूट दी जाए तो सेलिंग प्राइस जो है वो 80 हो जाएगा रेशो में। अब वो जब 20% की छूट दे रही है तो उसे 10% की क्या हो रही है हानि हो रही है, यानी उसका लॉस परसेंट जो है वो 10% है। 10% का मतलब 10/100 हो गया, कटेगा तो वो 1/10 आ जाएगा। तो डिनोमिनेटर में 10 क्या होता है, ये कॉस्ट प्राइस की रेशो होती है, और 1 का लॉस हो रहा है तो सेलिंग प्राइस की रेशो 10 - 1 9 आ जाएगी। अब देखो यहाँ पे सेलिंग प्राइस 80 है और यहाँ पे कितना है 9 है, सेलिंग प्राइस अलग अलग है, सेलिंग प्राइस आपको सेम करना है। तो कैसे होगा वो, यहाँ पे आप 80 से मल्टीप्लाई कर लोगे और यहाँ पे 9 से मल्टीप्लाई करोगे, तो 100 भी ऊपर 9 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, इसी तरह से 10 भी 80 से मल्टीप्लाई
हो जाएगा नीचे। तो 100 को 9 से मल्टीप्लाई करोगे 900, और 80 को 9 से मल्टीप्लाई करोगे 720, और 10 को 80 से करोगे 800, और सेलिंग प्राइस आपका रेशो में क्या हो गया, सेम हो गया 720। ठीक है ना। अब देखो क्वेश्चन में उसने क्या बोला है, उसके लागत मूल्य से 210 रुपये अधिक मूल्य अंकित कर रही है। मतलब कॉस्ट प्राइस जो है वो रेशो में 800 है, और अंकित कितना कर रही है वो रेशो में 900। तो रेशो में कितना ज़्यादा लगा रही है वो, कॉस्ट प्राइस से मार्क प्राइस कितना ज़्यादा लगा रही है वो रेशो में 100, और एक्चुअल में कितना 210। तो 100 रेशो की वैल्यू जो है वही क्या हो जाएगी आपकी 210 रुपये। तो एक रेशो की वैल्यू क्या आएगी यहाँ से 21/10 रुपये आ जाएगी। आपको निकालना क्या है, वस्तु का विक्रय मूल्य निकालना है। तो सेलिंग प्राइस की रेशो कितनी है 720, तो 720 रेशो की वैल्यू आपको निकालनी है। तो कितनी आ जाएगी 21/10 गुना 720। तो 0 से 0 काट दो, 21 को 72 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये आ जाएगा 1512 रुपये। तो यही आ जाएगा आपका सेलिंग प्राइस। ऑप्शन बी जो है वो सही हो जाएगा। ठीक है ना। इस क्वेश्चन में बोला है एक निश्चित काम को 18 दिनों में कर सकता है, ठीक है, बी उसे 30 दिनों में कर सकता है, वे एक साथ मिलकर 9 दिनों तक काम करते हैं, शेष काम को अकेले सी द्वारा 4 दिनों में पूरा किया जाता है। तो पहले तो ए और बी की उसने बात की है। तो ए एक काम को 18 दिन में कर लेता है, बी उसी काम को 30 दिन में कर लेता है। टोटल वर्क की अगर हम बात करें तो वो कितना आएगा 18 और 30 का एलसीएम, तो कितना होता है वो 90। तो टोटल वर्क आपके पास 90 आ जाएगा। अभी हमें ए की एफिशिएंसी निकालनी है। तो एफिशिएंसी का फॉर्मूला आपको बताया हुआ मैंने, टोटल वर्क डिवाइड बाय टाइम टेकन। तो ए की एफिशिएंसी निकालनी है तो टोटल वर्क 90 है, और ए के द्वारा टाइम कितना लिया जा रहा है 18। तो 90/18 कितना आ जाएगा 5। तो 5 एफिशिएंसी ए की आ जाएगी। बी की एफिशिएंसी 90/30, तो 3 एफिशिएंसी किसकी आ जाएगी बी की। ए की एफिशिएंसी 5 है, इसका मतलब ए जो है वो एक दिन में 5 काम कर सकता है। बी की एफिशिएंसी 3 है, इसका मतलब बी एक दिन में 3 काम कर सकता है। और दोनों मिलके एक दिन में कितना काम कर सकते हैं 8 काम कर सकते हैं। और बोलता है उन्होंने दोनों ने मिलकर 9 दिनों तक काम किया। तो अगर दोनों मिलके एक दिन में 8 काम कर सकते हैं तो 9 दिन में कितना काम करेंगे वो 8 गुना 9, 72 काम कर लेंगे वो 9 दिनों में। ठीक है। टोटल काम कितना था 90 में से कितना हो गया 72 हो गया। बैलेंस कितना बचा कितना 90 - 72 कितना बचा 18, 18 काम बचा। अब इस 18 काम को सी द्वारा 4 दिनों में पूरा किया जाता है। तो 18 वर्क जो है वो कौन कर रहा है सी कर रहा है। कितने दिनों में पूरा कर रहा है वो 4 डेज़ में। अच्छा, अगर सी को पूरे का पूरा काम करना हो 90 तो वो कितने दिन लेगा। तो देखो यहाँ 18 को 5 से मल्टीप्लाई कर दो आप, और दूसरी तरफ 4 को 5 से मल्टीप्लाई कर दो आप। तो इसका मतलब क्या हो गया कि अगर सी अकेले को 90 वर्क पूरा करना है तो वो कितने दिन लेगा 20 दिन लेगा वो। ठीक है। तो सी के लिए भी लिख देते हैं हम यहाँ पे कि सी अगर अकेला काम ख़त्म करना हो तो वो कितने दिन लेगा 20 दिन लेगा। और सी की एफिशिएंसी भी निकाल लो यहाँ से, कितनी आ जाएगी टोटल वर्क 90/20, तो ये 9/2 आ जाएगी सी की एफिशिएंसी। अब आपको बताना है कि बी और सी एक साथ मिलकर उसी काम को कितने दिनों में पूरा कर लेंगे। अब काम किसको करना है बी और सी को, कितने दिनों में पूरा करना है ये आपको निकालना है। तो वो टाइम का फॉर्मूला मतलब टाइम निकालना आपको कि बी और सी अगर दोनों मिलके उस काम को करते हैं तो काम को कितने दिनों में ख़त्म कर लेंगे, टाइम आपको निकालना है। टाइम का फॉर्मूला आता है वर्क, तो वर्क तो हमारे पास 90 है ही है, डिवाइड बाय एफिशिएंसी। तो एफिशिएंसी यहाँ पे किसकी आएगी बी और सी दोनों की एफिशिएंसी का सम आएगा। तो डिनोमिनेटर में 3 + 9/2 आ जाएगा। ठीक है। डिनोमिनेटर में क्या होगा एलसीएम आ जाएगा आपका 2, वो जो 2 एलसीएम आएगा वो न्यूमरेटर में चला जाएगा
तो 290 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। और डिनोमिनेटर में क्या बचेगा, 3 टू द 6, 6 + 9 15। ठीक है, 15 से ये कट जाएगा 90, 6 आ जाएगा और 6 टू द 12। तो बी और सी मिलके उस काम को 12 डेज़ में ख़त्म कर देंगे। ऑप्शन बी जो है वो सही हो जाएगा यहाँ पे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब देखो इस क्वेश्चन में बोला है कि दो साइकिलों के मूल्यों के बीच अनुपात 7:8 था। तो C1 जो है वो साइकिल 1 होगी, C2 जो है वो साइकिल 2 होगी। इनके मूल्यों के बीच में जो अनुपात था वो कितना था, 7:8 था। और 2 वर्ष के बाद बोलता है जब पहली साइकिल के मूल्य में 30% और दूसरी साइकिल के मूल्य में 1500 रुपये की वृद्धि होती है तो उनके मूल्यों के बीच अनुपात 15:16 हो जाता है। अच्छा, 2 वर्ष के बाद अनुपात क्या हो गया, 15:16। तो पहली साइकिल का मूल्य 7 था, रेशो में कितना हो गया, 15 हो गया। क्यों हुआ, क्योंकि 30% की वृद्धि हुई। और दूसरी साइकिल का मूल्य रेशो में 8 था, 2 वर्ष के बाद ये 16 हो गया। इसमें कितने की वृद्धि हुई, 1500 रुपये की वृद्धि हुई। अब बात करें पहली साइकिल की, तो इसके मूल्य में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है, 30% की वृद्धि हुई है। अब 30% का मतलब क्या हो गया, 3/10। मतलब रेशो में अगर बात करें तो 2 वर्ष पहले साइकिल 1 का जो रेशो में प्राइस था वो कितना था, 10 था। और 2 वर्ष के बाद कितना हो गया, ये न्यू प्राइस कितना हो गया 2 वर्ष के बाद रेशो में, 10 + 3 13। पर यहाँ पे क्या आ रहा है, 7 से 15 हो रहा है। और यहाँ पे देखोगे तो 10 से 13 हो रहा है। तो इसका मतलब यहाँ 7 की जगह आपको कितना चाहिए, 10 चाहिए। और ये 15 की जगह कितना चाहिए, 13 चाहिए। तो 7 को किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा कि यहाँ पे 10 आ जाए। तो 7 को आपको 10/7 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 7 को 10/7 से मल्टीप्लाई करोगे कितना आ जाएगा, ये 17/7 आ जाएगा। अब 17/7 का मतलब 10 ही हो गया। और 15 को आपको किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा कि यहाँ 15 की जगह 13 बन जाए। तो 15 को आपको 13/15 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 15 को जब आप 13/15 से मल्टीप्लाई करोगे ना तो ये आएगा आपका 195/15। तो 195/15 का मतलब 13 ही हो गया। ठीक है, अब देखो अगर आपने 7 को 10/7 से मल्टीप्लाई किया है तो 8 को भी 10/7 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 8 को जब आप 10/7 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये 80/7 हो जाएगा। और यहाँ आपने क्या किया था, 15 को किससे मल्टीप्लाई किया था, 13/15 से। तो 16 को भी 13/15 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 16 को जब आप 13 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा, ये 208 आ जाएगा। तो ये 208/15 बन जाएगा आपका। ठीक है, अब देखो अगर दूसरी साइकिल की हम बात करें तो रेशो कितनी होगी, 80/7 से कितनी होगी, 208/15 होगी। तो इंक्रीज़ कितने का हुआ रेशो में, 208/15 होगी। और पहले कितनी थी, 80/7 थी। तो रेशो में देखो कितनी बड़ी है। एलसीएम आ जाएगा आपका 105। 105/15 कितना आ जाएगा, 7। 7 को 208 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये आएगा 1456 माइनस 105 को 7 से डिवाइड करोगे 15 आएगा। 15 को 80 से मल्टीप्लाई करोगे कितना आ जाएगा, 1200 आ जाएगा। तो ये माइनस करोगे तो न्यूमरेटर आपका बन जाएगा 256/105। तो दूसरी साइकिल के मूल्य में रेशो में इतनी वृद्धि हुई। और एक्चुअल में कितनी वृद्धि हुई, 1500 रुपये की। इसका मतलब ये 256/105 किसके इक्वल हो जाएगा, 1500 के इक्वल। तो यहाँ लिख दिया मैंने 256/105 ये इक्वल हो जाएगा आपका किसके, 1500 रुपये के इक्वल। एक रेशो की वैल्यू यहाँ से निकाल लो आप, कितनी आ जाएगी, 1500 गुना 105/256। ठीक है, आपको निकालना क्या है, दूसरी साइकिल का वास्तविक मूल्य आपको निकालना है। और उसकी रेशो कितनी है, 80/7। मतलब आपको 80/7 रेशो की वैल्यू निकालनी है। तो अगर एक रेशो की वैल्यू ये आ गई तो 80/7 रेशो की वैल्यू क्या आएगी, इसको मल्टीप्लाई कर लो 80/7 के साथ।
ठीक है, अब इनको सोल्व कर लो फर्दर। देखो 16 से 256 कटेगा, यहाँ 16 आ जाएगा, और 16 से 80 भी कटेगा तो यहाँ 5 आ जाएगा, और 7 से 105 कटेगा तो यहाँ 15 आ जाएगा। अच्छा, ये 4 से 16 भी कट जाएगा और 1500 भी कट जाएगा। देखो 4 4 दा तो 16 हो जाएगा, और 4 3 दा 12, 3 बचा बना 30, 4 7 दा 28, 2 बचा बना 20, 4 5 दा 20, तो 375 आ जाएगा। ठीक है, अब न्यूमरेटर वाली टर्म्स को आप मल्टीप्लाई कर लो, तो इनको मल्टीप्लाई करके आपके पास आ जाएगा 28,125, और डिनोमिनेटर में कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। डिवाइड कर लो, देखो 4 7 दा 28 हो गया, आगे 0 आ जाएगी, 4 3 दा 12 हो गया, 4 1 दा 4 हो गया, 1 बचा बना, डेसिमल लगा तो 10 बना, 4 2 दा 8 हो गया, 2 बचा बना 20, 4 5 दा 20, तो 7031.25 ये आपका आंसर आ जाएगा। तो ऑप्शन सी जो है यहाँ से सही हो जाएगा। ठीक है ना, तो ये थे आज के लिए क्वेश्चंस। आई होप ये वीडियो आपको बेनिफिशियल लगा होगा। तो ऐसे ही क्वेश्चंस हम आगे भी आपके साथ डिस्कस करते रहेंगे। तो आज के लिए फ़िलहाल इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग इट।